and welcome to TCS Academy. My name is Kalyani Upadhyay. As you know, I am your sociology educator. तो हमने प्रीवाईक्यू के 2 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं. चलिए अब हम पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जिनको आप अच्छे से एनालाइज करके जाइए और देखिए कि कौन से कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो सकते हैं और कौन से कॉन्सेप्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, जिससे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जीआरएफ स्कोर कर लेंगे, जीआरएफ ठीक है क्रैक कर लेंगे. ऑल्दो जो आपने सेकंड पेपर की तैयारी करी है, पेपर सेकंड जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है, जैसे मैं आपको सोशियोलॉजी पढ़ाती हूँ तो सोशियोलॉजी की हमने लगभग तैयारी कर ली है, लेकिन पेपर 1 पे आप अच्छे से फोकस करिए. पेपर 1 पे की भी तैयारी इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि पेपर 1 से भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और पेपर 1 अगर हमारा कमजोर हो, अगर पेपर 1 में हम अच्छा स्कोर ना कर पाए तब हम जीआरएफ नहीं क्रैक कर पाते, हम सिर्फ नेट क्रैक कर पाते हैं. ठीक है, तो अगर आपको जीआरएफ क्रैक करना है तो पेपर 1 पे भी इक्वली फोकस करना पड़ेगा. तो चलिए आप पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द फिनोमेना ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज कॉज्ड बाय. जो ओजोन डिप्लीशन की प्रोसेस है, ओजोन डिप्लीशन जो हो रहा है वो इनमें से किसकी वजह से होता है? वोलेटाइल क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इमिशंस फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट, combustion of urban waste, excessive use of nitrogen containing fertilizers. ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं. ओजोन क्षय की प्रक्रिया निम्न में से किस कारण से होती है? वाष्पशील क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन से, ताप विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जन, शहरी कचरे का दहन, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग. तो देखिए ये दोनों से क्या होता है? पॉल्यूशन बढ़ता है. जो स्टेटमेंट सेकंड बी और सी में बोला जा रहा है, इससे पॉल्यूशन बढ़ेगा और ग्रीन हाउस गैसेस के अमाउंट में इंक्रीमेंट आएगा, ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज होंगे. लेकिन जो फर्स्ट और डी स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं किसके लिए? ओजोन डिप्लेशन के लिए. जो वोलेटाइल क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स है और जो नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स का हम यूज करते हैं, उससे डायरेक्टली ओजोन डिप्लेशन पे असर हो रहा है. तो राइट आंसर विल बी ए एंड डी. राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड डी. राइट आंसर किस में दिख रहा है? ए एंड डी ओनली. राइट आंसर क्या होगा? ए एंड डी. इसमें कोई डाउट है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है. असर्शन क्या बोल रहा है? इन द कंटेम्परेरी एनवायरमेंटल डिस्कोर्स स्मॉल हाइड्रोपावर प्लांट्स आर प्रेफर्ड ओवर लार्ज वंस because installation of a small hydropower plant is less capital intensive. ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं. वर्तमान पर्यावरणीय विमर्श में छोटे जल विद्युत संयंत्रों को बड़े संयंत्रों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि छोटे जल विद्युत संयंत्र की स्थापना पूंजी निवेश की दृष्टि से कम महंगी होती है. सही है. सेकेंडरी थिंग, जो स्मॉल पावर प्लांट्स होते हैं, स्मॉल पावर प्लांट्स एस्टेब्लिश किया जाते हैं, उनकी वजह से कम डिस्प्लेसमेंट होता है, वो ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं. ठीक है, तो राइट आंसर विल बी बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, इसमें कोई डाउट? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है. असर्शन क्या है? Carbon monoxide, that is CO, can contribute to the photochemical smoke problems in cities because it aids in the formation of surface ozone. ठीक है, और surface ozone भी polluting agent है. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, both A and R are correct and R is the correct explanation of A. अब हिंदी में देख लेते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज CO शहरी क्षेत्रों में प्रकाश रासायनिक धुंध की समस्या में योगदान कर सकता है, बिकॉज ये स्तरीय ओजोन के निर्माण में सहायक होता है. तो राइट आंसर विल बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि जो सरफेस ओजोन जो फॉर्म होता है वो भी काइंड ऑफ क्या होता है? पॉल्यूटेंट. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. With increase in temperature, the dissolved oxygen content in a water body will be. अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ता है तो वाटर में जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है, वाटर में क्या है?
ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो जो वाटर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, द डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट इन द वाटर बॉडी विल बी डिक्रीजेस, increases, remain constant, may increase or decrease depending on the temperature। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। हिंदी में देख लेते हैं, तापमान बढ़ने पर जल निकाय में घुले ऑक्सीजन की मात्रा घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, या फिर तापमान के स्तर पर निर्भर करता है, बढ़ या घट सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, घटती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। The next question is, which of the following belongs to the category of geophysical hazards? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि जियोफिजिकल हैजार्ड कौन सा होता है, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भू भौतिकी आपदाओं की श्रेणी में आता है, इन्फेस्टेशन, अवलांचेस, इन्वेसिव स्पीसीज, डिसीजेस, ठीक है। इन्वेजिव स्पीसीज क्या होती है, ऐसी स्पीसीज जो उस एरिया में नेटिव नहीं होती लेकिन वो आके हार्म करती हैं उस एरिया को। ये क्या हो जाता है, ये बायोलॉजिकल है। डिजीजेस तो बायोलॉजिकल में आ जाएगा। इन्फेस्टेशन की पेस्ट के साइज में इंक्रीमेंट हो जाना, ये भी क्या है, बायोलॉजिकल है। जियोफिजिकल क्या हो जाएगा, एवलांचेस। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने या फिर कुछ अदर जियोफिजिकल रीजंस की वजह से स्नोफॉल होने लग जाता है माउंटेन एरिया पे। माउंटेन वाले जो रेंज है वो कहीं ना कहीं उस पे जो स्नो कवर रहती है वो गिरने लग जाती है, माउंटेन की कुछ श्रृंखला रहती है वो गिरने लग जाती हैं, ठीक है। तो एवलांचेस ये होता है। हिम संखलन, हिंदी में देख देती हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा भूभौतिकी आपदाओं की श्रेणी में आता है, कीट प्रकोप, हिमशंखलन, आक्रामक प्रजातियां, बीमारियां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमस्खलन, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 5 मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ratio between 1990 and 2015 was to be reduced by 50%, 75%, 66%, 40%। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 5 के अंतर्गत 1990 से 2015 के बीच मातृ मृत्यु दर को घटाकर किया जाना था 75%। The right answer will be 75%। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखते हैं, एट द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल which agency was assigned the role of overseeing the implementation of sustainable development goals in India? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीति आयोग, जो कि क्या है, थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट है। थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट क्या है, नीति आयोग। भारत में सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कार्यान्वयन को निगरानी की जिम्मेदारी केंद्र सरकार स्तर पर किस संस्था को सौंपी गई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीति आयोग। एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट भी नहीं होगा, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया भी नहीं होगा, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा, नीति आयोग, जो कि थिंक टैंक है गवर्नमेंट का। अब क्या पूछ रहा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च इन द ईयर। आंसर क्या हो जाएगा, 2050। राइट, ऑप्शंस क्या है, 2015, 2016, 2017, 2018। The right answer will be 2015। राइट आंसर क्या होगा, 2020। किसने किसने मिलके लॉन्च किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस को? इंटरनेशनल सोलर अलायंस was formed by both India एंड फ्रांस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस मिलके फॉर्म किए थे कब, 2015 में। कहा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज
COP21 की मीटिंग में, कहा, फ्रांस में, सॉरी पेरिस में, कब, 30 नवंबर 2015, ठीक है। सॉरी। तो क्या इंटरनेशनल सोलर अलायंस किसने फॉर्म किया था? इंडिया एंड फ्रांस ने मिलकर 30 नवंबर 2015 में, कहा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो मीटिंग हुई थी पेरिस पे, वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये सब प्रॉपर्टीज दी गई है, इसमें बताना कौन सा है कौन सा नहीं है। इसको सॉल्व करने का ट्राई करिए आप लोग। Are toxic, vaporize just below room temperature, are flammable, are very stable, destroy ozone। बताइए राइट आंसर क्या होगा। इजी क्वेश्चन है। तो चलिए ऑप्शंस के देख लेते हैं। आर टॉक्सिक, वेपोराइज जस्ट बिलो रूम टेम्परेचर, ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा क्योंकि रूम टेम्परेचर में क्या हो जाते हैं, वेपोराइज हो जाते हैं। आर फ्लेमेबल, आर वेरी स्टेबल, ठीक है, डिस्ट्रॉय करते हैं किसको, ओजोन को, ये वाला भी सही हो जाएगा। आर फ्लेमेबल, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी सी। ए को अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप ए को रिमूव करिए। ए किस ऑप्शन में है, इस वाले में, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। डिस्ट्रॉय ओजोन, ई किस में आ रहा है, बी डी ई सी डी ई, बी वाला सही है तो हम किसके साथ जाएंगे, बी डी ई। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी डी ई। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी डी ई। सी वाला नहीं होगा, ये फ्लेमेबल नहीं होते हैं, आर वेरी स्टेबल, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कार्बन कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ द फॉलोइंग कार्बन रिजर्वर्स इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट ऑफ ओशियन। सॉल्व करने का ट्राई करिए। बताइए। हिंदी में देख लेते हैं। महासागरों के जलीय वातावरण में कार्बन भंडारों की प्रति इकाई द्रव्यमान में कार्बन सामग्री के घटते क्रम में सही अनुक्रम पहचानिए। सबसे ज्यादा किस में रहते हैं, डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक मैटर में, डी वाला हो जाएगा। तो स्टार्ट किससे होगा हमारा आंसर, डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ए बी सी। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा किसमें डिसॉल्व रहता है, इनऑर्गेनिक मैटर में, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अगर कोई क्रोनोलॉजी डी से स्टार्ट हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, राइट आंसर होगी डी। फिर सेडिमेंट्स में रहता है, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, फिर एंड द लास्ट डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर्स में, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू पुट द वर्ल्ड ऑन अ लीस्ट कॉस्ट पाथवे टू लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 2 degrees Celsius above the pre-industrial level global greenhouse gas emission by 2030 with reference to the 2017 require reduction to the extent of। हिंदी में देख लेते हैं।
विश्व को पूर्व औद्योगिक स्तर में 2 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल वार्मिंग सीमित करने की न्यूनतम लागत वाली राह पर लाने के लिए 2017 की तुलना में 2030 तक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितनी कमी आवश्यक है? 25%, 15%, 10%, 20%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20%। राइट आंसर क्या होगा? 20%। इसमें कोई डाउट? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मिटिगेशन मेजर्स टू कोप विथ फ्लड्स इंक्लूड। बाढ़ से निपटने के लिए शमन उपायों में शामिल है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? एलिवेटिंग और प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिकल सर्विसेज पैनल। बिल्कुल सही, कि इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स ना हो जाए, इलेक्ट्रिकल चीजें जो है डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तो उनको क्या करते हैं? थोड़े ऊपर ऊंचे स्थान पे रखते हैं, ऊंचे स्थान पर ले जाते हैं। बी, अपसीजिंग कलवर्ट्स टू बेटर हैंडल फ्लड सर्जेस। बाढ़ की लहरों को संभालने के लिए नालों का आकार बढ़ाना। बिल्कुल सही पॉइंट है, कलवर्ट्स के साइज को इंप्रूव करना चाहिए, उसको बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, कलवर्ट्स क्या होते हैं? एक तरफ से दूसरे तरफ जिसमें पानी फ्लो होता है उसको कलवर्ट्स बोलते हैं। प्रोटेक्टिंग फैसिलिटीज विथ बैरियर्स एंड सैंडबैग्स। ठीक है, से बैरियर्स और सैंडबैग्स लगा के हम क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रिमूविंग ट्रीज एंड डेब्रिस फ्रॉम द फ्लड प्लेन। ये नहीं आएगा क्योंकि ये प्रिवेंटिव मेजर है। ठीक है, जब फ्लड नहीं रहता तब हम ये करते हैं, उसमें ट्रीज और डेब्रिस जो रहते हैं उसको हटा देते हैं ताकि जो पानी है वो स्मूथली फ्लो हो पाए और जहां ह्यूमन लोग रहते हैं एरियाज पे, पब्लिक स्फीयर पे ना एंटर करे। ये क्या बोल रहा है? रिलोकेटिंग इक्विपमेंट्स आउटसाइड द फ्लड प्लेन। उपकरणों को बाढ़ क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करना। सही, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी को हम हटा देंगे, ए बी सी ई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी ई। ये क्या हो गया? हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। निम्नलिखित में से कौन सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य है? इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, इंप्रूविंग मैटरनल हेल्थ, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, promoting gender equity and empowerment of women, ensuring energy security for all। ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। ये सारे क्या है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के पार्ट हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। आंसर मैं शायद लिखना भूल गई हूँ, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड को अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? In case of which of the following primary pollutant the man-made contribution to global emission million tons per year is more than that from natural sources। निम्नलिखित में से किस प्राथमिक प्रदूषक के मामले में मानव जनित उत्सर्जन प्राकृतिक स्रोतों की तुलना में अधिक है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, बर्निंग एक्सेट्रा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? असर्शन रीजन पे। असर्शन क्या बोल रहा है? polluted rivers with very high values of biological oxygen demand may produce a foul smelling because anaerobic bacteria produce sulfur dioxide and oxides of nitrogen in the presence of oxygen। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? anaerobic bacteria produces sulfur dioxide and oxides of nitrogen in the presence of oxygen। सेकंड स्टेटमेंट जो रीजन है वो गलत हो जाएगा। assertion सही है। क्यों? क्योंकि जो पॉल्यूटेड रिवर रहती है उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा रहता है, तो फिर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लग जाते हैं, वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करने लग जाते हैं और उससे क्या हो जाता है?
एनारोबिक सिचुएशन आ जाती है वहां, फिर वहां हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है और उससे फॉल लाइक स्मेलिंग आती है। रीजन क्या हो जाएगा? गलत। राइट आंसर क्या होगा? ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। असर्शन सही है लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The next question is, soot particles are also called black carbons, are mostly of coarse size range, are toxic, contribute in global warming, can penetrate into deeper parts of land. काले कण क्या है? काले कार्बन भी कहे जाते हैं, अधिकांशतः मोटे आकार के होते हैं, वैश्विक ताप वृद्धि में योगदान देते हैं, फेफड़ों के अंदरूनी हिस्सों को तक पहुंच जाते हैं। ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन हाँ टॉक्सिक भी सही है। बी वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बड़े साइज में नहीं होते हैं, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं। तो बी को इलिमिनेट करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सी डी ई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सी डी ई। राइट आंसर क्या होगा? ए सी डी। इसमें कोई डाउट? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड एन एयर पॉल्यूटेंट when inhaled readily binds into the hemoglobin in the blood stream to form a light threatening compound known as कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक है जो रक्त में हीमोग्लोबिन से बन जाता है, मिलकर एक जानलेवा यौगिक बनाता है जिसे कहा जाता है हीमोग्लोबिस, कार्बोहीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोहीमोग्लोबिन या कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम इनहेल कर लेते हैं तो वो हीमोग्लोबिन के साथ जाके पूरे बॉडी में घूमने लग जाता है, मूव करता है, और इससे क्या होता है? कई कई बार हार्ट अटैक भी आ जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। राइट आंसर विल बी कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कोई डाउट है? कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम इनहेल कर लेते हैं तो वो जब हमारे ब्लड में मूव करता है तो वो किससे बाइंड होता है? हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन के साथ वो ब्लड में घूमने लग जाता है, पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस in decreasing order of percentage of total world's water in the following location: atmosphere, river and streams, groundwater, lakes, fresh water, ice caps and glacier। क्या बोल रहा है? हमें क्या बताना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है परसेंटेज ऑफ टोटल वर्ल्ड इन द फॉलोइंग लोकेशन। निम्नलिखित जल स्रोतों में से विश्व में कुल जल प्रतिशत के घटते क्रम में सही अनुक्रम चुने। तो सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर कहाँ पाया जाता है? आइस केप और ग्लेशियर्स में, तो ये आ जाएगा। देन फिर किस में आता है? ग्राउंड वाटर में, लेक्स में आएगा, रिवर्स एंड स्ट्रीम में, या फिर एटमॉस्फेयर में? बताइए आप लोग किस पे आएगा? आंसर करिए। इसका मैं टाइम दे रही हूँ, उसमें ट्राई करिए इसका सॉल्व करने का। देन फिर रिवर्स एंड स्ट्रीम में आ जाएगा, देन फिर ग्राउंड वाटर, देन फिर लेक्स, देन फिर एटमॉस्फेयर। ठीक है, सही बोला मैंने? इसके बाद किस में आ जाएगा? रिवर्स एंड स्ट्रीम में, देन ग्राउंड वाटर में, देन इस पे लेक्स पे, देन पे। सबसे कम किस में है? एटमॉस्फेयर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई बी सी डी ए। सबसे ज्यादा किस में है? आइस केप्स एंड ग्लेशियर में, देन रिवर्स एंड स्ट्रीम में, देन ग्राउंड वाटर में, देन फिर लेक्स में, देन उसके बाद एटमॉस्फेयर में। इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन एग्रीकल्चर रीजन्स ग्राउंड वाटर कैन हैव significant concentration of which pollutant?
किसी प्रधान क्षेत्रों में भूजल में निम्नलिखित में से किस प्रदूषक की मात्रा अधिक हो सकती है? कैडमियम, लेड, नाइट्रेट, सेलेनियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रेट, क्योंकि हम क्या नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रेट। इसमें कोई डाउट? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With increase in temperature, the dissolved oxygen contained in a body will decrease. ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, शायद रिपीट हो गया हो। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द फॉर्मेशन ऑफ सरफेस ओजोन विच ऑफ द फॉलोइंग डू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। जब हम सरफेस ओजोन फॉर्म होने में किसकी सबसे अहम भूमिका रहती है? सतही ओजोन के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए राइट आंसर क्या होगा? बताइए, ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी, ए बी सी। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सनलाइट, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बताइए, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सही होगा, सनलाइट होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड सही होगा। तो राइट आंसर विल बी ए सी डी। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता किसके फॉर्मेशन में? सरफेस ओजोन के फॉर्मेशन में। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सनलाइट इंपॉर्टेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सी डी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा स्रोत बिजली उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष ऊर्जा रूपांतरण प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? Which of the following types of energy sources employ direct energy conversion process to produce electricity? Biomass, wind, geothermal, nuclear। लेकिन सब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा है, सबसे डायरेक्टली जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो क्या होता है? न्यूक्लियर मेथड में क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जाती है, जो बहुत जल्दी हो जाता है और डायरेक्ट प्रोसेस है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एनवायरमेंटल एजुकेशन मस्ट बी इंटीग्रल टू ऑल एकेडमिक प्रोग्राम्स एज द स्टूडेंट नीड टू बी मेनली सेंसिटाइज्ड अबाउट। पर्यावरण शिक्षा को सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों का अभिन्न अंग होना चाहिए, क्योंकि छात्रों को मुख्य रूप में इसके बारे में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी जो करंट डिमांड है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, और फिर कहीं ना कहीं जो आपदाएं आ रही हैं, क्लाइमेटिकल सिचुएशन आ रही हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इन्वायरमेंट को लेके कंसर्न ही नहीं, हम पेड़ काटते जा रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। लोग गर्मी बढ़ जा रही है तो क्या कर रहे हैं? अपने घर में एसी लगा ले रहे हैं, सब लोग एसी यूज करने लग जा रहे हैं, लेकिन उनका क्या, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और ये नहीं सोच रहे कि अभी तो हम बच जाएंगे, लेकिन बाद में क्या, हमें पेड़ लगाने चाहिए, इन्वायरमेंट पे फोकस करना चाहिए, कैसे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पाथ को फॉलो करना चाहिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि नेचर है तभी तो हम हैं। लेकिन इस पे बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इवन जो ओल्डर एज के पीपल्स हैं, मिडिल एज पीपल हैं, वो भी ज्यादा ध्यान नहीं देते। हम लोग सेल्फ सेंट्रिक हो गए, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो अगर ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होगा तो हम इस पे फोकस करेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। It is interdisciplinary and multidisciplinary nature. Its immersion as a specialized field. Relationship between culture and environment. Environment degradation and its consequence for life on the earth. क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन होगा उससे हमारे ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेस पड़ेंगे। लाइफ जो अर्थ पे लाइफ सपोर्ट कर रहा है, अर्थ, उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट का, इसलिए इसको हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है, क्रोनिक टॉक्सिसिटी caused due to hazardous waste is not difficult to determine because chronic effects may be seen immediately after the exposure. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, क्रोनिक टॉक्सिसिटी caused due to hazardous waste is not difficult to determine. गलत है। क्यों? क्योंकि डिफिकल्ट होता है डिटरमाइन करने का, हम इमीडिएटली नहीं, अगर हमें कोई क्रोनिक सिचुएशन, क्रोनिक डिसऑर्डर या फिर क्या बोला, क्रोनिक टॉक्सिसिटी या क्रोनिक इफेक्ट फील कर रहे हैं, उसका हमें रिजल्ट इमीडिएटली नहीं मिलता, कुछ दिनों बाद जब हम डायग्नोज करते हैं उसको, जब डेली हम वही चीज फील करते रहेंगे, क्रोनिक इफेक्ट होते रहेगा हमें, एट लास्ट हम एक स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां ही वहीं पे हम डायग्नोज कर पाएंगे। पहले हम डायग्नोज नहीं कर पाते, इमीडिएटली हमें रिजल्ट पता नहीं चलता, हम क्या पॉल्यूशन का हमें डायरेक्ट इफेक्ट पता चल जाता है, नहीं, कुछ समय बाद जब हम वही डेली कंज्यूम करते हैं, एट लास्ट जब हम एक स्टेज में पहुंच जाते हैं तब हमें उसके रिजल्ट का पता चलता है कि हमें क्या प्रॉब्लम सीरियसली हो रही है। हिंदी में देख लेते हैं, खतरनाक अपशिष्टों के कारण होने वाली दीर्घकालिक विषाक्तता को पहचानना कठिन नहीं होता, बल्कि कठिन होता है, आइडेंटिफाई कठिन होता है। दीर्घकालिक प्रभावों को संपर्क के तुरंत बाद देखा जा सकता है। बहुत ही गलत पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अगर हमें कोई क्रोनिक इफेक्ट हो रहा है, कोई हजार्डस क्रोनिक इफेक्ट हम फेस कर रहे हैं, तो उसका हमें तुरंत इफेक्ट नहीं, बल्कि बहुत लॉन्ग टाइम के बाद, जब वो हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर चुका होता है, तब हमें उसका इफेक्ट देखने मिलता है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, दोनों गलत हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Many nations blend petrol with ethanol to produce the emission of carbon monoxide. The mixture is known as gasol, petrol, gasol, ethnopetrol. बताइए इसका आंसर। Many nations blend petrol with ethanol to reduce the emission of carbon monoxide. The mixture is known as ethnopetrol. ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Statement 1, chlorine is one of the most commonly used and inexpensive chemical disinfectant for water. Second क्या बोल रहा है, optimum fluoride levels in drinking water help prevent cavities in children. ठीक है, तो दोनों आंसर क्या है, सही है। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which among the following are natural greenhouse gases? इनमें से कौन सी नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बताइए, ए बी सी तो है, ए बी सी जिसमें रहेंगे वो सही होगा। तो बताइए ग्रीन हाउस गैसेस में क्या नहीं आता, ओजोन, तो हम डी को इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो राइट आंसर विल बी ए बी सी ई। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी ई। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, Kigali Amendment to the Montreal Protocol envisages reduction in HFC's consumption by late to 2040s to the extent of। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन के अनुसार 2040 के अंत तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की खपत में कितनी कमी की परिकल्पना की गई है। ठीक, तो राइट आंसर विल बी 90 to 95%। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 90 to 95%। 90 से लेकर 95% तक कम करने की मांग की गई है, परिकल्पना की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the correct sequence of various components of biogas in terms of their abundance? बायोगैस के विभिन्न घटकों की मात्रा के अनुसार सही क्रम क्या है? अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे ज्यादा क्या है, मीथेन। मीथेन के बाद क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, देन फिर
हाइड्रोजन सल्फाइड आएगा या अमोनिया आएगा, ये बताइए आप लोग। बताइए बताइए। हाइड्रोजन सल्फाइड आएगा, देन फिर अमोनिया आएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड पहले आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, अमोनिया। तो राइट आंसर क्या होगा, सी डी बी ए। राइट आंसर क्या होगा, सी डी बी ए। फोर्थ वन इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ वन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। चलिए मूव करते हैं आगे, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following are the missions of the National Action Plans on Climate Change? National Solar Mission, National, क्या बोल रहा है, which of the following missions of the National Action Plans on Climate Change? National Solar Mission, Green Indian Mission, Western Ghat Development Mission, National Water Mission, Air Pollution Mitigation Mission। देख लेते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या है। ये है ऑप्शंस, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से मिशन शामिल हैं? नेशनल सोलर मिशन, ग्रीन इंडियन मिशन, वेस्टर्न घाट डेवलपमेंट मिशन, ये कि गलत है, एलिमिनेट हो जाएगा। नेशनल वाटर मिशन भी है, एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन मिशन भी है। तो कौन सा गलत है, सी को एलिमिनेट कर देंगे, ए बी डी राइट आंसर हो जाएगा। ए बी डी ई राइट आंसर होगा। ए बी डी ई राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रॉम द एनर्जी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेस इज कंसीडर्ड मोस्ट सिक्योर फॉर इंडिया? इंडिया के लिए कौन सा एनर्जी सिक्योर माना जाता है? ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से भारत के लिए सबसे अधिक सुरक्षित ऊर्जा स्रोत कौन सा माना जाता है? जियोथर्मल, हाइड्रो, सोलर, विंड। द राइट आंसर विल बी सोलर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोलर। थैंक यू। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए अगर आपको आगे PYQ सॉल्व करने हैं पेपर 1 के। तो थैंक यू।